जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्र गौरव के अलग अलग अंकों में हम बात करते हैं, हमारे भारत का गौरव क्या है, हमारे भारत का स्वाभिमान क्या है। अभी जुलाई का महीना चल रहा है। जुलाई का महीना भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण महीना है। आज से 21 वर्ष पूर्व आप सबको याद होगा, पाकिस्तानी घुसपैठिए हमारे कारगिल की पहाड़ियों में जबरदस्ती घुस आए थे और जबरदस्ती घुसकर उन्होंने हमारे एलएसी को क्रॉस करके, उन्होंने बॉर्डर को क्रॉस करके हमारे इलाके में जो भारतीय बंकर होते थे, जो अपना राशन छोड़कर जाते थे, रसद छोड़कर जाते थे कि जब बर्फ पिघलेगी। शिमला एक समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। उस शिमला समझौते में यह तय हुआ था कि भारत और पाकिस्तान के दोनों के सैनिक, देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर की लाइन है ना, वो पहाड़ की जितनी चोटियां हैं उन चोटियों को एक तरीके से लाइन मानकर डिवाइड कर दिया गया कि उस तरफ पाकिस्तान, इस तरफ भारत, ऐसा माना जाता है। चोटियों के ऊपर बर्फ बहुत पड़ती है, तो यह तय कर लिया गया कि चोटियों से नीचे उतरकर कुछ किलोमीटर दूर दोनों सेनाएं चली जाएंगी और उसके बाद जब बर्फ पिघलेगी तो गर्मी में दोबारा से अपने अपने पोस्ट के ऊपर चली जाएंगी। ये शिमला के समझौते में यह समझौता हुआ था। तो पाकिस्तानी घुसपैठिए जबरदस्ती, पाकिस्तानी सेना के लोग घुसपैठियों की शक्ल में उनको फर्जी घुसपैठिया करार देकर पाकिस्तान की सेना ने, उस समय जनरल परवेज मुशर्रफ जो पाकिस्तान के आर्मी के चीफ होते थे, उन्होंने उनको घुसा दिया था और वो घुसपैठ करके आ गए थे भारत में। इसकी जानकारी 4 मई के आसपास जब भारत के क्षेत्र में रहने वाले चरवाहे अपनी बकरियां चराने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने देखा जो भारत के इलाके की चेक पोस्ट हैं उसके ऊपर पाकिस्तानी सैनिक घुसे हुए हैं। कारगिल का यह घटनाक्रम 21 वर्ष पूर्व हुआ था। इस कारगिल के युद्ध ने देश को एक सूत्र में बांधा था, पूरा देश खड़ा हुआ था और उस समय की सरकार ने, उस समय की हमारी सेना ने बहुत मजबूती के साथ, बहादुरी के साथ ये युद्ध लड़ा था और बहादुरी के साथ युद्ध लड़कर इस युद्ध में विजय प्राप्त की थी। कारगिल के युद्ध के बारे में आपने, हमने सुना है। अभी ये जुलाई का महीना वो है, अभी 2 दिन पहले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा जी की हमने बातचीत की थी। जब हम शहीदों की बात करते हैं, क्रांतिकारियों की बात करते हैं तो वैसी ही प्रेरणा मिलती है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य जी और पतंजलि योगपीठ पूरा इस संकल्प के साथ लगा हुआ है कि हमें शहीदों का, क्रांतिकारियों का और हमारे शांति धर्मी, क्रांति धर्मी महापुरुषों के सपनों का भारत बनाना है। तो आज इस क्रम में हम श्रद्धांजलि देंगे हमारे उन वीरों को, हमारे 527 हुतात्माओं ने, बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया था कारगिल की उन चोटियों पर जहां पर पाकिस्तानी घुसपैठिए आ गए थे। उनको वापस भगाने के लिए हंसते हंसते अपनी कुर्बानी दी थी, अपने लहू से कारगिल की चोटियों की उस बर्फ को लाल किया था, हंसते हंसते अपना शीश भारत माता के चरणों में चढ़ा दिया था। लगभग 1300 सैनिक अपंग, एक तरीके से दिव्यांग हो गए थे, उन्होंने अपना या तो हाथ खोया था या पैर खोया था या गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो ये ऑपरेशन विजय 1999 में चलाया गया था। पाकिस्तान की ओर से लगभग 3000 सैनिक मारे गए थे और 250 सैनिक अपनी पोस्ट को छोड़कर भाग गए थे, दुम दबाकर भाग गए थे और पाकिस्तान ने अपने सैनिकों की लाशें लेने के लिए भी मना कर दिया था। भारत की महानता देखिए कि भारत ने पाकिस्तान के सैनिकों की भी, जब उन्होंने अपनी लाशें लेने के लिए मना कर दिया सैनिकों की, तो उन सैनिकों का भी बहुत मान सम्मान के साथ धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए उनका अंतिम संस्कार यहां पर किया था। तो आज हम कारगिल की बात करते हैं। कारगिल 4 मई को, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं, 4 मई को यह पता लगा। जब 4 मई के बाद 10, 11, 12 मई को कैप्टन सौरभ कालिया और उनकी एक पेट्रोलिंग की टुकड़ी वहां पर भेजी गई और वो टुकड़ी जब वापस नहीं आई, 15 मई तक वापस नहीं आई, तो 19 मई को ये डिक्लेयर कर दिया गया कि वहां पर घुसपैठिए हैं, आतंकवादी हैं या पाकिस्तान की आर्मी है, इसलिए युद्ध लड़ना पड़ेगा। 27 मई को, 26-27 मई तक ये तय कर लिया गया कि यहां पर एक एयर स्ट्राइक भी की जाएगी। एयर स्ट्राइक, ये देखिए 18,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर टाइगर हिल है, कारगिल का इलाका है, उसके ऊपर एयर स्ट्राइक करना। हवा बहुत पतली हो जाती है, ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है। अभी मिग 21 हो, मिग
27 हो, इन सबको किसकी आवश्यकता पड़ती है? इनके इंजन को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो बहुत अधिक ऊंचाई के ऊपर ये भी बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो 18,000 के ऊपर 26,000, 27,000, 30,000 फीट की ऊंचाई तक एयरफोर्स ने ये युद्ध लड़ा था। हमने शुरुआत में, क्योंकि हमें जानकारी नहीं थी, पाकिस्तान ने एक तरीके से बहुत विश्वासघात करते हुए अप्रैल की शुरुआत में ही या मई की शुरुआत में ही हेलीकॉप्टरों से अपनी सेना को वहां पर घुसपैठियों की शक्ल में बैठा दिया। और केवल सेना को नहीं बैठाया, एंटी एयरक्राफ्ट गन के साथ, मोर्टार के साथ, एलएमजी के साथ, एमएमजी के साथ, हैवी मशीन गन के साथ, वहां पर हथगोलों के साथ, ग्रेनेड के साथ वहां पर उन्होंने उनको पहुंचा दिया। देखिए कारगिल की पहाड़ियां कैसी हैं, इसको मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये घटनाक्रम उसके बाद मई के बाद जून में युद्ध ये पूरे उफान के ऊपर चला जाता है और 1 जून को पाकिस्तान वहां पर हाईवे के ऊपर बमबारी करना शुरू कर देती है। पाकिस्तान का इरादा क्या था? पाकिस्तान का इरादा यह था कि उस समय जनरल परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ होते थे, उनको एक तख्ता पलट भी करना था। उनकी इच्छा थी कि मैं कुछ बड़ा करूं, मैं कुछ अलग करूं। उनकी एक तरीके से जैसे हिटलर के मन में इच्छा रहती थी कि मैं विश्व विजेता बनूं, मैं कुछ अलग करूं, ऐसे ही परवेज मुशर्रफ की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा थी और अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण उन्होंने 2 देशों को युद्ध के अंदर झोंक दिया। बाद में यह कहा जाता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी को इसका पता नहीं था। उसके बाद जब नवाज शरीफ जी अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने के लिए जाते हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी उनके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। अपने डिफेंस सेक्रेटरी को उनकी मीटिंग में बैठाते हैं कि कहीं ये नवाज शरीफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बाहर जाकर कुछ झूठ तो नहीं बोल देगा। और ये पहला युद्ध वो युद्ध था जिसमें अमेरिका ने नवाज शरीफ को, पाकिस्तान को साफ साफ कहा कि पहले आप अपनी आर्मी को, अपने घुसपैठियों को भारत की सीमा से बाहर निकालो, उसके बाद ही कोई बातचीत हो सकती थी। तो एक तरीके से अमेरिका ने न्यूट्रल की भूमिका उस समय निभाई थी। हालांकि भारत ने उनसे जीपीएस कोऑर्डिनेट मांगने की कोशिश की थी तो वो अमेरिका ने देने से मना कर दिया था। और इससे पहले एक और चेंज आया। वो चेंज क्या आया? 1999 में इजराइल ने भारत की बहुत बड़ी मदद की थी। चाहे वो बिना मानव रहित विमान की बात हो, बम देने की बात हो, कुछ नाइट विजन डिवाइसेस देने की बात हो, उसमें इजराइल ने पूरा सहयोग किया था। और आपको पता है 1990 से पहले, 2000 से पहले भारत की स्ट्रेटेजी ये रही कि इंदिरा गांधी जी और भारत मुसलमानों को खुश करने के लिए फिलिस्तीन का समर्थन करते रहते थे, इजराइल को इग्नोर करते थे। इजराइल के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कायम नहीं की गई थी। इजराइल को एक तरीके से हाशिए के ऊपर रखा हुआ था। और दूसरे शब्दों में ये अगर हम रणनीतिक तौर पर देखें तो भारत के सबसे अधिक डीएनए के अनुकूल यदि कोई देश है तो वो इजराइल है। इजराइल भारत की जो मदद कर सकता है वो और कोई दूसरा देश नहीं कर सकता। ये खुशी की बात है कि भैया जो पिछले 6-7 सालों में इजराइल के साथ संबंध बहुत तेजी के साथ बढ़े हैं। इजराइल के साथ आदान प्रदान बढ़ा है। भारत के प्रधानमंत्री भी इजराइल गए हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री भी भारत के अंदर आए हैं और एक दूसरे का सहयोग बढ़ा है। इजराइल टेक्नोलॉजी में बहुत फास्ट है। हम अगले कुछ एपिसोड में इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो ये कारगिल का युद्ध यहां पर हुआ। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर है। अब ये जो जम्मू कश्मीर है, इसमें जम्मू कश्मीर का जितना हिस्सा दिखाई दे रहा है उसमें एक हिस्सा हम यदि बात करें तो अक्साई चीन का एक हिस्सा ऐसा है जिसके ऊपर चाइना ने कब्जा कर रखा है। और यहां पर भी मुजफ्फराबाद और ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक हिस्सा ऐसा है जिसके ऊपर अभी पाकिस्तान का कब्जा है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये आप इसमें देख पा रहे हैं, ये कारगिल का ये जो युद्ध लड़ा गया था, यहां पर जो घुसपैठ हुई थी, ये देखिए दुनिया का इकलौता युद्ध है। ये जो कारगिल का सेक्टर है, ये बटालिक का सेक्टर है, सियाचिन के पास का सेक्टर है, ये वो है जो पूरी दुनिया में 2nd नंबर का कोल्डेस्ट स्थान है। अगर इसकी हम बात करें तो एशिया में सबसे ज्यादा ठंडा स्थान है, जहां पर गर्मियों में भी जून जुलाई के अंदर भी रात को तापमान -20 तक जा सकता है, ऐसा रिकॉर्ड किया गया है। और सर्दियों के अंदर -50 डिग्री तक, 50 डिग्री तक यहाँ का तापमान जाता है। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों के अंदर भारतीय सेना ने युद्ध किया था और युद्ध करते हुए पूरे संयम का भी परिचय दिया था कि युद्ध बहुत अधिक फैल ना जाए। ये अकेला ऐसा युद्ध था भारत और पाकिस्तान का। भारत पाकिस्तान के साथ 1948 में एक युद्ध हुआ, 47-48 में, 1965 में युद्ध हुआ, 1971 में युद्ध हुआ। ये जो तीनों युद्ध लड़े गए ये अलग अलग सीमाओं के ऊपर लड़े गए। लेकिन ये कारगिल का युद्ध ऐसा था जो कारगिल, बटालिक, द्रास, इस एक सेक्टर के अंदर लड़ा गया था। आप सामने देख पा रहे हैं, सामने स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये जम्मू कश्मीर का मैप आप देख रही हैं, इंटरनेशनल मैप है।
इसमें आपको दिखाई देगा पीओके को ग्रीन कलर से दिखाया गया है। इस पीओके को हमें वापस लेना है, पाकिस्तान के साथ वापस लेना है। और अभी जो चाइना अपने भारत के ऊपर टेंशन दिखा रहा है, उसका एक बड़ा कारण यह भी मानना है रणनीतिकारों का कि पीओके के ऊपर भारत कुछ बड़ी कार्रवाई करने वाला था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसके संकेत दे चुके थे, होम मिनिस्टर इसके संकेत दे चुके थे, डिफेंस मिनिस्टर इसके संकेत दे चुके थे, भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इसके संकेत दे दिए थे। तो कुछ बड़ा वहां पर होने वाला था। लेकिन चाइना ने यहां पर जो अक्साई चीन के अंदर, गलवान घाटी के अंदर जो टेंशन पैदा की है, उससे ये पता लगता है कि चाइना का बड़ा इंटरेस्ट पीओके के अंदर है। पीओके के अंदर इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि पीओके के अंदर से चाइनीज पाकिस्तानी इकोनॉमिकल कॉरिडोर जा रहा है और चाइना इस पीओके के माध्यम से नीचे जो पोर्ट बना रहा है पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर जो ग्वादर पोर्ट बना रहा है, उस पोर्ट के साथ कनेक्टेड है। वहां से वो फ्यूल की सप्लाई करेगा, अपने सामान की सप्लाई करेगा, तेल की लाइन लाएगा, गैस की लाइन लाएगा। और बलूचिस्तान वो क्षेत्र है जिसका रास्ता पीओके के होते हुए जाता है। वो क्षेत्र है जहां मिनरल्स बहुत हैं, जिसकी चाइना को आने वाले समय में जरूरत है। तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट चाइना की पीओके के अंदर है। भारत का हिस्सा पीओके है। यदि भारत इस पीओके को वापस ले लेता है तो चाइना को एक बड़ा सेटबैक लगेगा, बड़ा झटका लगेगा। इसलिए चाइना चाहता है कि भारत का ध्यान पीओके की ओर ना जाए। और अभी जो वर्तमान में भारत के अंदर जो राष्ट्रवादी भावनाएं चल रही हैं, जो सेना का मनोबल बढ़ा हुआ है, उससे यह लगता है कि भारत पीओके को कभी भी कैप्चर कर सकता है। और हमारी सेना का यह मानना है कि पीओके को कैप्चर करने के लिए कोई 10 दिन की आवश्यकता नहीं है। हमारी सेना को यदि एक हरी झंडी दिखाई जाए तो 2 दिन के अंदर पूरा पीओके भारत के अंदर हो सकता है। भारत का अभी भी है, लेकिन अभी उसके ऊपर जबरदस्ती कब्जा पाकिस्तान का है, वो कब्जा छुड़वाया जा सकता है। अब चाइना को पता है कि यदि भारत ने अपनी जमीन वापस लेनी शुरू कर दी तो पहले पीओके को वापस लेगा, उसके बाद वो अक्साई चीन को भी वापस लेगा। अभी मैं आपको मैप में ये समझाता हूं कि ये क्षेत्रफल कौन सा है, ये कौन सा क्षेत्र है जहां पर हम देखते हैं। ये देखिए, आपने एक नाम सुना होगा टाइगर हिल का। ये कारगिल का मैं आपको मैप दिखा रहा हूं, मैं इसको जूम कर रहा हूं, आप एक बार देखिए। ये जो लड़ाई है ये 3 एरिया में चली है। ये लड़ाई मुख्य रूप से 3 एरिया के अंदर चली है। आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये जो खारबू का और कक्सार का इलाका है, इसको बोलते हैं कारगिल का सेक्टर, इसको बोलते हैं कारगिल का सेक्टर। और फिर ये आगे बटालिक का सेक्टर है, और उसके बाद फिर ये द्रास का सेक्टर है, और फिर ये मस्को वैली का सेक्टर है। इन 4 इलाकों में ये लड़ाई लड़ी गई थी। कारगिल का नाम आपने सुना है, बटालिक का नाम आपने सुना है, कक्सर और खारबू का नाम आपने, द्रास का नाम सुना होगा, कक्सर खारबू का नाम आपने कम सुना होगा, तोलोलिंग का नाम आपने खूब सुना होगा, टाइगर हिल का नाम आपने सुना होगा। ये वो लड़ाई थी जो 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ी गई थी। ये वो लड़ाई थी जिसमें दुश्मन की पोजीशन बहुत मजबूत थी। दुश्मन ऊपर बैठा हुआ है, दुश्मन का विजन कहां तक है? 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक है। हमारे सैनिकों को जो चढ़ाई चढ़नी है, उस चढ़ाई के अंदर दुश्मन बिल्कुल ठीक सामने है। और जब ये कंडीशन कैसी है? ये कंडीशन ऐसी है कि दुश्मन ऊपर से, पाकिस्तानी सैनिक यदि ऊपर से कंकर भी गिराते हैं तो वो 600 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से नीचे गिरता है। मतलब उनका दागा, उनका गिराया हुआ एक पत्थर भी गोली की तरह, बम की तरह काम करता है। और आप अंदाजा लगाइए कि दुश्मन चोटी के ऊपर है, हम दुश्मन को देख नहीं सकते, दुश्मन हमें देख सकता है। तो हमारे सैनिकों ने कितनी बहादुरी के साथ, कितना अपनी जान हथेली पर रखकर इस लड़ाई को लड़ा होगा, आप इसका अंदाजा लगाकर देख सकते हैं। तो ये लड़ाई जब लड़ी गई तो इसमें भारत की सेना की ओर से, क्योंकि इसमें रेशो कितना रखा जाता है, पाकिस्तान की ओर से लगभग एक्टिवली 5,000 सैनिक इसमें लगे हुए थे। और ये जो पूरा इलाका है, ये सैकड़ों किलोमीटर का इलाका है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, ये रास्ता आप दिखाई दे रहा है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये हाईवे है। ये NH1 जिसको बोलते हैं, ये हाईवे श्रीनगर को लेह लद्दाख से जोड़ता है। मतलब अभी का जो लद्दाख और लेह है, इस लद्दाख और लेह को ये हाईवे जोड़ता है। ये जो लेह लद्दाख है, इसको यही हाईवे जोड़ता है। और ये हाईवे, पाकिस्तान की सेना की और चाइना की योजना क्या थी कि यहां से ये जो हाईवे है इसको हम कट कर दें, जिससे लेह लद्दाख को और कैप्चर किया जा सके, लेह लद्दाख को कट कर दिया जाए। आपने जोजिला पास का नाम सुना होगा, ये जोजिला पास यहीं पर है। तो इस हाईवे के ऊपर जब ये टाइगर हिल पर, यहां से टाइगर हिल से जब अटैक करते थे तो ये अटैक से गोलीबारी टाइगर हिल से सीधी NH1 के ऊपर कर सकते थे, मस्को वैली से, यहां से तोलोलिंग से, और तोलोलिंग के आसपास की जो दूसरी
टू पिंपल चोटियां हैं, जो दूसरी चोटियां हैं 5140 है, जो 48157 चौकी है, इन चोटियों से वो सीधा अटैक करके हमारे हाईवे को कट कर सकते थे। आज भी आप जब श्रीनगर से लेह लद्दाख जाते हैं तो आप देखते होंगे कि हाईवे के साथ साथ एक बड़ी ऊंची दीवार बनी हुई है। वो दीवार बाद में बनाई गई, वो दीवार इसीलिए बनाई गई ताकि हमारे वाहन वहां से जा सकें और गोलीबारी करके, शेलिंग करके पाकिस्तान हमारे हाईवे को, हमारे लेह लद्दाख को, हमारे भारत के एक बड़े हिस्से को हमारे श्रीनगर से बाई रोड से काट ना सके। तो इसके लिए किया गया है। इस कारगिल के युद्ध में हमारे भारत की ओर से लगभग 30,000 सैनिक लगे, पाकिस्तान की ओर से 5,000 सैनिक तो बिल्कुल फ्रंट लाइन पर थे। और देखिए, जब दुश्मन की पोजीशन इतनी मजबूत हो तो आप समझ सकते हैं कि जो लड़ाई का रेशो है, वो लड़ाई का रेशो 1 के साथ 6 का माना जाता है कि 6 सैनिक नीचे से लगेंगे, 1 सैनिक ऊपर से लड़ेगा, तो उसके बराबर की लड़ाई होगी। मतलब उनका 1 मरे तो हमारे 6 मर सकते हैं। लेकिन हमारी सेना की बहादुरी देखिए, हमारी सेना का डिसिप्लिन देखिए, उनका जज्बा और बहादुरी देखिए कि भारत के 527 सैनिक शहीद हुए, उन्होंने अपना बलिदान दिया, और पाकिस्तान के लगभग 3,000 सैनिक मारे गए। मतलब हमने 6 गुना ज्यादा, खतरा हमारे ऊपर था लेकिन हमने जो मारे वो 6 गुना ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक मारे थे। तो ये हमारी भारतीय सेना का अभिनंदन बनता है। और ये जुलाई का महीना है, जुलाई के महीने में हम अपने एक एक युवा को, एक एक व्यक्ति को भारतीय सैनिकों की बहादुरी की इस दास्तान को जरूर सुनाएं, इस कहानी को बताएं। इस कारगिल के युद्ध में 527 सैनिकों का बहुत बड़ा योगदान रहा, पूरी सेना का योगदान रहा। 1300 सैनिक जो हमारे घायल हुए उनका बड़ा योगदान रहा, जो बैकएंड के ऊपर काम कर रहे थे उनका योगदान रहा, लेकिन जो सबसे बड़ा योगदान रहा, तो इस कारगिल के युद्ध में 4 हमारे सैनिकों को परमवीर चक्र के साथ नवाजा गया था। वो 4 सैनिक कौन कौन से थे? उसमें से 2 सैनिक तो कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन मनोज पांडे, उन्होंने तो युद्ध भूमि में अपनी शहादत दी। और 2 सैनिक ऐसे थे जिनको जीवित ये सम्मान दिया गया था, योगेंद्र सिंह यादव और दूसरे हमारे सैनिक राइफलमैन संजय सिंह, इनको जीवित ये अवार्ड दिया गया था। देखिए, जीवित अवार्ड बहुत कम लोगों को मिलता है, परमवीर चक्र उन्हीं को मिलता है जो बहुत असाधारण बहादुरी दिखाते हैं। कितनी असाधारण बहादुरी इन्होंने दिखाई थी, आप अंदाजा लगा लीजिए। राइफलमैन संजय कुमार को जो ये परमवीर चक्र मिला था, ये राइफलमैन संजय कुमार को परमवीर चक्र इसीलिए मिला था कि इनको 4 गोलियां लगी थी। 2 गोलियां घुटने में लगी, 2 गोलियां साइड में लगी, और गोलियां लगने के बाद भी इन्होंने हाथों की फाइट करते हुए, हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हुए उन्होंने कई सैनिकों को मारा था, कई बंकरों को उड़ाया था। राइफलमैन दूसरे हमारे सैनिक योगेंद्र सिंह यादव जो अभी जीवित हैं, बुलंदशहर के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के, भारत स्वाभिमान के मंच पर भी आए हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज से उनका अनन्य प्रेम है, पतंजलि योगपीठ आते रहते हैं। यहां पर आकर भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने प्रेरणा दी है, मार्गदर्शन दिया है। आप योगेंद्र सिंह यादव और पतंजलि योगपीठ करके YouTube के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको वो सारा वीडियो मिल जाएगा, जिसमें 40 मिनट में उन्होंने पूरी कारगिल की लड़ाई और कैसे उन्होंने युद्ध लड़ा उसके बारे में बताया गया है। योगेंद्र सिंह यादव जी ने कितनी बहादुरी दिखाई थी, आप सिर्फ एक बात से अंदाजा लगा लीजिए कि उनको 17 गोलियां लगी थी। 17 गोलियां लगी थी, और अदम्य साहस दिखाते हुए 17 गोलियां लगने के बाद भी, एक हाथ पूरी तरह से टूटने के बाद भी बहादुरी के साथ लड़ते लड़ते उन्होंने टाइगर हिल के ऊपर विजय प्राप्त करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। ऐसे योगेंद्र सिंह यादव जी को आज हम नमन करते हैं। और हम ये कल्पना करते हैं कि हमारे भारत का बच्चा बच्चा संजय सिंह बने, योगेंद्र यादव बने, विक्रम बत्रा बने, एक एक बच्चा बच्चा कैप्टन मनोज पांडे बने। अपने यहां महिमा मंडित किसको किया जाता है? झूठे फिल्म स्टार को महिमा मंडित किया जाता है। अपने यहां महिमा मंडित किसको किया जाता है? ये जो कन्हैया कुमार जैसे, जो निकम्मे, हार्दिक पटेल जैसे ऐसे जो छुटभइये नेतागण है, जो दूसरे देश के टुकड़ों के ऊपर पलते हैं, ऐसे लोगों को मीडिया दिखाता है। ये कारगिल का विजय दिवस का 21 वर्ष पूर्ण होने का सप्ताह चल रहा है, तो इसमें हमें एक एक कारगिल के परमवीर चक्र विजेता के शहीद की कहानी दिखाई जानी चाहिए। जब तक हम अपने राष्ट्रीय नायकों को खड़ा नहीं करेंगे, अपना चरित्र खड़ा नहीं करेंगे। देखिए, जो 4 व्यक्ति जिन्होंने परमवीर चक्र विजेता बने हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा की हमने बातचीत की थी। बचपन में वो सैनिक स्कूल में जाते थे, सैनिकों को देखते थे तो उनके मन में संकल्प था कि मुझे तो सैनिक बनना है। उनके पास हांगकांग से मर्चेंट नेवी का ऑफर था, 5 लाख रुपए महीना कमा सकते थे, लेकिन 5 लाख रुपए महीना की नौकरी को ठोकर मारकर उन्होंने कहां पसंद किया? भारतीय सेना में सेवा करना पसंद किया। जो कहते थे कि मुझे
मुसीबतें ढूंढना अच्छा लगता है, मुझे खतरे उठाना अच्छा लगता है। जब उन्होंने एक चोटी को फतेह कर लिया और उनको जब कहा गया कि रेस्ट कर लीजिए अब आप, क्योंकि 18,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर जब कोई ऑपरेशन करने के लिए जाते हैं तो ये वो ऊंचाई है, ये वो जगह है जहां पर भयंकर ठंड में जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो व्यक्ति खुद का वजन नहीं उठा पाता, खुद के कदम साथ नहीं देते, खुद का शरीर साथ नहीं देता, समतल जमीन के ऊपर चलने में भी दिक्कत होती है। गाड़ी के अंदर भी जब हम कारगिल के सेक्टर को, जोजिला को पास करते हैं, लेह लद्दाख में जाते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि 7 दिन कम से कम आराम कर लीजिए, उसके बाद ही आप अपने रूम से कदम बाहर निकालें। ऐसी स्थिति के अंदर अपने बिस्तर को, अपने 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 हथगोलों को उठाकर, अपनी राइफल को उठाकर, अपनी रस्सियों को उठाकर, अपनी सारी मेडिसिन को उठाकर, अपने सारे हथियारों को, वेपन्स को उठाकर और ऐसी जगह पर चढ़ाई करना जहां पर दुश्मन की गोलियां आती हैं, दुश्मन के गोले आते हैं, दुश्मन के पत्थर आते हैं, ये कितनी वीरता और बहादुरी की कहानी है। मुझे लगता है इससे बड़ा और कोई एडवेंचर नहीं हो सकता। कैप्टन विक्रम बत्रा की बात हमने परसों की थी 7 तारीख को। आप में से जिन जिन भाइयों और बहनों ने वो एपिसोड नहीं देखा हो तो वो देख सकते हैं। आज हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं राइफलमैन संजय सिंह की, हमारे योगेंद्र सिंह यादव की, हम आज बात करने वाले हैं मनोज पांडे की। ये जो लड़ाई हुई थी, इस लड़ाई में हम बात करें तो इस लड़ाई में जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में नेशनल हाईवे को वो काटना चाहते थे। नेशनल हाईवे को काटते हुए उनकी ये योजना थी कि लेह लद्दाख को कैप्चर कर लिया जाए, जैसे अक्साई चीन को लिया है, अक्साई चीन के बाद आगे वाले हिस्से को ले लिया जाए। अब ये 2017 की एक न्यूज है। 2017 में ये बटालिक सेक्टर में हमारे सैनिक कैसे ड्यूटी करते हैं आप अंदाजा लगा लीजिए। एवलांच आते हैं, मतलब बर्फ खिसक जाती है। 3 सैनिक मारे गए थे, 2 लापता हो गए थे, उन सैनिकों को रेस्क्यू किया गया। तो वहां पर एवलांच भी आते रहते हैं, बर्फ खिसकती रहती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर भी जाकर हमारे सैनिक अपने प्राण हाथ पर रखकर हमारे देश की सेवा करते हैं। अब ये आपको इसमें दिखाई दे रहा है, ये देखिए अक्साई चीन है, ये अक्साई चीन है। अब उसके बाद आप ये दौलत बेग ओल्डी, ये वो स्थान है जहां पर अभी जहां पर झगड़ा चल रहा है, अभी चाइना के साथ जो झगड़ा चल रहा है। ये सियाचिन ग्लेशियर है। 1987 में सियाचिन के ऊपर भारत ने, पाकिस्तान इसके ऊपर कब्जा करने की सोच रहा था, लेकिन भारत ने उससे पहले ऑपरेशन सफेद सागर चलाते हुए इसके ऊपर कैप्चर किया था। ये टाइगर हिल और ये कारगिल का इलाका है, ये लेह लद्दाख है। अब ये जो लेह लद्दाख की ओर जाता है, ये कारगिल से होकर रोड जाता है। ये अक्साई चीन, इधर चीन है, ये यहां पर चीन है। तो ये चीन की मंशा क्या है, पाकिस्तान की मंशा क्या है? इधर पाकिस्तान है, इधर चीन है। तो चीन और पाकिस्तान चाहते हैं कि इस लेह लद्दाख को काट दिया जाए और इसको आधा चीन अपने हिस्से में मिला दे, आधा पाकिस्तान अपने हिस्से में मिला दे। और देखिए ये जो दोनों दुश्मन देश हैं हमारा, चीन और पाकिस्तान, ये दुश्मन एक ही हैं। यहां पर दौलत बेग ओल्डी के पास एक बड़ा इलाका ऐसा है, लगभग 35 स्क्वायर किलोमीटर का, जो पाकिस्तान के पास पहले था, पाक ऑक्यूपाइड इंडियन टेरिटरी थी, जिसको पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था। तो ये आप देख पा रहे हैं, कारगिल का सेक्टर देख पा रहे हैं, टाइगर हिल देख पा रहे हैं, देखिए टाइगर हिल है। ये आप लेह लद्दाख देख पा रहे हैं। इसमें आपको और दिखाई दे जाएगा, इसमें आपको ये लाइन ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रही है। ये इंटरनेशनल मैप मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें देखिए आपको ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। इस लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ देखेंगे ये श्रीनगर है, और श्रीनगर से कारगिल होते हुए लेह का रास्ता जाता है। अब यहां से कारगिल के पास उन्होंने, यहां कारगिल सेक्टर में, कारगिल के आगे बटालिक और कारगिल के पीछे द्रास और मस्को वैली में, यहां पर उन्होंने चोटियों के ऊपर आकर बैठ गए। और उनका मंशा क्या थी कि हम यहां से इस हाईवे को कट कर देंगे तो हम आगे लेह लद्दाख को कैप्चर कर सकते हैं। अगली वाली चोटी में देख लीजिए, ये व्यू थोड़ा पीछे की ओर से है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये इधर टाइगर हिल है, यहां पर आपको टाइगर हिल, ये द्रास का टाउन है, ये द्रास का टाउन है। और ये आप, ये जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये नेशनल हाईवे है। अब टाइगर हिल के ऊपर जो व्यक्ति है, और टाइगर हिल के साथ जो 2 पहाड़ियां हैं, जिसको टू पिंपल बोला जाता है, राइनो टॉप बोला जाता है, ये इनकी आप देखिए, ये जो पहाड़ियां हैं, ये जो पॉइंट है, ये कैप्चर करना कितना मुश्किल है। टाइगर हिल के ऊपर कोई व्यक्ति है तो उसकी रेंज कहां तक जाती है, वो कहां तक देख सकता है। और यहां से जब चढ़ाई करनी है तो यहां से कोई भी पत्थरों की आड़ नहीं है, कोई चढ़ने की व्यवस्था नहीं है। यहां से पत्थर भी गिराते हैं तो वो 600 किलोमीटर पर आवर की रेंज से जाता है। अब आप ये देखिए 4875 नाम का एक पॉइंट दिखाया गया है, ये देखिए कितना शार्प एजिज है, कैसे इसमें चढ़ना मुश्किल है, ये इसमें दिखाया गया है। और यहां से जब शेलिंग करते हैं, बमबारी करते हैं, तो इस रोड को बहुत आसानी से कट किया जा सकता है। तो ये पाकिस्तान की योजना थी। हमारे परमवीरों ने, ये हमारे 4 परमवीर चक्र विजेता ऐसे हैं। शुरू में आप देख पा रहे हैं कैप्टन मनोज पांडे, जो
सीतामढ़ी के रहने वाले थे, बिहार के। अत्यंत सामान्य परिवार में जन्म लेकर उन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया। दूसरे कैप्टन विक्रम बत्रा जो पालनपुर हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। तीसरे हमारे राइफलमैन संजय सिंह, राइफलमैन संजय सिंह हिमाचल के बिलासपुर के रहने वाले हैं। और चौथे योगेंद्र सिंह यादव, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। कैप्टन मनोज पांडे बिहार के नहीं, सीतामढ़ी नहीं, सीतापुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिन्होंने लखनऊ में पढ़ाई की। ये आप परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ये आप देख रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चों को हमारे विद्यालयों के अंदर कम से कम हमारे परमवीर चक्र विजेता सारे महापुरुषों की कहानियां तो रटवा देनी चाहिए। जब तक हमारी नई पीढ़ी इनको पहचानेगी नहीं, तब तक हमारी नई पीढ़ी देशभक्त नहीं बन सकती। कैप्टन विक्रम बत्रा का मैंने बताया। कैप्टन मनोज पांडे खुद जब वो कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो उनको जब कोई सैनिक दिखाई देता था तो उस सैनिक के आगे पीछे घूमते थे। जब वो एनसीसी में थे तो एनसीसी में उनके यहाँ जब कोई सेना का अधिकारी या सेना का सैनिक आता था तो काम नहीं होता तो भी उसके साथ रहते थे। पढ़ाई में अव्वल थे, स्पोर्ट्स में 1 नंबर के थे, पढ़ाई में 1 नंबर के थे, संबंधों को निभाने में सारी जितनी योग्यताएं होनी चाहिए वो सारी योग्यताएं उनकी थी। वो कुछ भी पढ़ाई कर सकते थे, आईआईटी भी कर सकते थे, आईआईएम भी कर सकते थे, वो एमबीबीएस भी कर सकते थे, वो कुछ और भी सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर सकते थे। लेकिन उनका एक ही सपना था कि मुझे ज्वाइन करनी है तो केवल आर्मी ज्वाइन करनी है। और जब उन्होंने एनडीए का एग्जाम दिया और एग्जाम देने के बाद जब उनका इंटरव्यू लिया गया, उनके क्लास से, उनके कॉलेज से 66 बच्चों ने एग्जाम दिया था, उनके साथियों ने। जब उनसे पूछा गया कि आप क्या बनना चाहते हो, आप क्यों बनना चाहते हो, आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो उनका एक ही उत्तर था कि मुझे परमवीर चक्र विजेता बनना है, मुझे परमवीर चक्र लेना है। आप देखिए, एक 12वीं पास करके कोई बच्चा सेना में भर्ती होने के लिए जाता है और सेना में भर्ती होने के लिए कैरियर के लिए नहीं जाता कि मुझे सैलरी मिलेगी। बाकी लोगों ने तो उत्तर दिया कि हमें सेना अध्यक्ष बनना है, हमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना है, हमें तो ब्रिगेडियर बनना है, हमें तो जनरल बनना है, हमें तो सेना के बाद चुनाव लड़ना है। लेकिन कैप्टन मनोज पांडे का टारगेट फिक्स था। क्या टारगेट था? कि मुझे परमवीर चक्र विजेता बनना है।